क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अभी तक आप लोगों ने क्या स्टडी किया था? चल रहा था आपका कि थॉमसन मॉडल हुआ था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया और आपका बोर्ड कॉन्सेप्ट हुआ था। बोर्ड कॉन्सेप्ट में आपने बहुत से ऐसे सब टॉपिक थे कि उसने किस किस को एक्सप्लेन किया है। जैसे आपका था कि उसने एक्सप्लेन किया है आपके उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी होती है, कितना डिस्टेंस पे होता है, ठीक है ना, जिसको आपने रेडियस कहा था, किस वेलोसिटी से वो घूमता है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स का डुअल नेचर आया, डुअल नेचर मींस पार्टिकल तो था, वेव नेचर आया, डे ब्रॉगली ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जैसे आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसका मीन्स क्या था? आपका न्यूक्लियस से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से कितना डिस्टेंस पर है? 52.9 पिकोमीटर सेकंड। इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी पोजेस करके रखता है? 2.18 10 पावर माइनस 18 जूल पर एटम। अगर हमको इसको किलो जूल पर मोल में लिखना तो कितनी वैल्यू इसकी? -1311.8 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल। तो जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस with velocity is a 2.1910 power 6 मीटर पर सेकंड। यहां तक बोर्ड कॉन्सेप्ट चला था। डी ब्रॉगली ने प्लांक क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन कॉन्सेप्ट को लेके एक इक्वेशन को ड्राइव किया जिसको आपने कहा डी ब्रॉगली इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स मासलेस पार्टिकल 52.9 पिकोमीटर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, it possesses the energy 2.18 10 power minus 8 joule per atom. It revolves around the nucleus with 2.19 10 power 6 meter per second. तो इसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? जस्ट लाइक टू वेव मोशन। और इस मोशन के साथ मींस वेव फैक्टर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है वो कैसे निकाली जाती है? अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसकी वैल्यू जब लैम्डा को सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू वही आती है जो किसकी होती है? एक्सरे की। एक्सरे की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को वेवलेंथ को देखा गया। इसके बाद आए हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व हो रहा है, आप चाहते हैं क्या निकालना? एक पोजीशन, दूसरा मोमेंटम। तो उसने कहा पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उससे उसका जो लॉ था उसका नाम क्या हुआ? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप पोजीशन को डिटरमिनेट करते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम को चेंज करते हैं, आप एक्यूरेट मेजर करते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाती है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमें पोजीशन को डिटरमिनेट करना है तो हम किसको भेजते हैं? जिसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। इसका मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसमें जो क्वांटा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब उतनी क्वांटा का कोई इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी का कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पथ है, जिस पथ पे वो मोशन करता है, वह पथ क्या होगा? उसका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाएगी। यानी साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम हम एक साथ दोनों को निर्धारित नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो मॉडल आया एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, व्हाट इज मोशन इन जस्ट लाइक टू वेव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो पार्टिकल थी, लेकिन उसके मोशन को वेव मोशन माना गया। और हाइजेनबर्ग ने एक जो कॉन्सेप्ट दे दिया था यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट क्या था
कि वो कह रहा था कि ऑर्बिट होता है, एक निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई ऑर्बिट नहीं होता है, उसका ऑर्बिटल होता है। मींस एक एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है। इसको एक्सप्लेन करते हुए न्यू आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अभी हम आपसे कह रहे थे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो घूमता है तो उसके साथ क्या शुरू रहती है, वेव। क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसका मीन्स कोई ऐसा पथ नहीं है जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिट होता है। उससे जो कॉन्सेप्ट आया वो कौन सा कॉन्सेप्ट बोला था मैंने आपसे अभी, ऑर्बिटल। इसका मीन्स है कि न्यूक्लियस के बाहर एक एरिया है, एक वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। इसका मीन्स से आपने कहा वॉल्यूम है तो एक्सेस आएंगे, कौन सा एक्सेस आएगा, एक्स वाई भी आएगा और साथ में क्या आएगा, जेड भी आएगा। जब हम उसकी बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो उसमें वेव कैरेक्टर थे, कौन कौन से थे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। यहां पर जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन वहां पर था आपका लैम्डा, न्यू। एम्पलीट्यूड के लिए ये हो गया था, वेलोसिटी के लिए आपने क्या यूज किया था, सी यूज किया था। यहां पर वेव फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन। एक्स एक्सिस पर, नेक्स्ट इज द वाई एक्सिस, नेक्स्ट इज द जेड एक्सिस। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m की वैल्यू 9.1 10^31, h स्क्वायर मींस प्लैंक कांस्टेंट, E इज द एनर्जी, V इज द वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। और ये साइन हो गया आपका वेव फंक्शन इक्वल टू 0। Atomic model which is based on the particle and wave nature of the electron like microscopic body is now as wave or quantum mechanical model of the atom. Atomic model which is based on the particle and wave nature, तो जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्राउली इक्वेशन था उन सबको लिया गया, जिसमें ये मालूम चला कि ये पार्टिकल है लेकिन इसका कैरेक्टर कैसा, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो फ्लूइड्स, माइक्रोस्कोपिक बॉडी is now as wave or quantum mechanical model of the atom. Erwin Schrödinger in 1926, this model described the electron as a three-dimensional wave in the electronic field of positive charge nucleus. वह कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ना भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। Schrödinger drive an equation which is describe wave motion of an electron, उसने इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को एक्सप्लेन किया। अभी आपने देखी थी आपका एक्स वाई जेड क्या है, 3 एक्सिस है, साइन क्या है आपका वेव फंक्शन है, 8 आपको मालूम है, पाई आपसे कहा था कांस्टेंट होता है, m आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, h प्लैंक कांस्टेंट है, ये क्या एनर्जी है ना, v पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसके अनुसार जहां पर वो है h प्लैंक कांस्टेंट, साइन इज अ वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, various wave function of the electron. Significance of sign, साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। आप लग रहा है वो साइन बहुत बड़ा शब्द, कुछ नहीं है। अब आपको एक लाइन बोलेंगे उसको सुनना ध्यान से। ये आपका मानते हैं वेव का प्रोपेगेशन एक्सिस, इस पर वो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन इस प्रकार से मूव कर रहा है। कैस्ट और 2 फॉर्म में चला जा रहा है। इसमें आया था बहुत से पैरामीटर थे, क्या क्या थे, फ्रीक्वेंसी थी, वेव नंबर था, लैम्डा था, तो वेलोसिटी थी, और एक फंक्शन था, कौन सा याद है, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, स्मॉल ए से। तो जो वेव का एम्पलीट्यूड है यहां पर वह क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है जस्ट लाइक टू वेव, मान के चलते हैं, तो यहां पर एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, साइन से। वेव में एम्पलीट्यूड है,
और इलेक्ट्रॉन्स में उसको हमने साइन दे दिया। The wave function may be regarded as the amplitude function expressed in the term of coordinate x, y and z. The wave function may have positive or negative value. पॉजिटिव निगेटिव क्या है? अरे भाई आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर की वैल्यू को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और नीचे की वैल्यू को क्या मानते हैं? निगेटिव। इसका अर्थ ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, नीचे आया तो निगेटिव हो गया। इस साइन है ना, ऊपर का एक्सेस प्लस मानते हैं आप लोग ग्राफ बनाते समय, नीचे का माइनस, वही है positive or negative value depending upon the value of coordinate. The main aim of Schrodinger equation is to give solution for probability approach. When the equation is solved, it is observed that for some reason of space the value of psi is negative. Concept को सुनना, psi value is a negative. When the equation is solved, it is observed that for some reason of space the value of psi is negative. ऐसा भी एरिया है एटम में जहां psi की वैल्यू निगेटिव है, but the probability must be always positive. लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, वो साइन है कि नीचे क्यों मूवमेंट हुआ, and cannot be negative. It is thus proper to use sin square in favor of sin. अभी और क्लियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर, यानी साइन के स्थान पे आप किसका यूज करते हैं? साइन स्क्वायर का करते हैं। क्या है ये? साइन स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर, पाए जाने की संभावना। इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ इन अ स्मॉल स्पेस, छोटे से स्थान में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। द स्पेस इन which there is maximum probability of finding an electron is a term as a orbital. The sin square explain only the probability of the finding of electron in a given volume. किसी दिए गए क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का क्षेत्र कौन बताता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर is represent the probability of the finding of the electrons in a given volume. If the sin square maximum, then electron finding probability is also maximum. If sin square is a negligible or zero, it means probability of the finding of electrons in this place is a small little or zero. The probability of finding electron is a term as orbital. The important point of the solution of the wave equation is that it provides a set of number called quantum number. जब श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया हाइड्रोजन के लिए, कोई इक्वेशन होता है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको भी आप सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल की उसको भी सॉल्व करते हैं। तो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, कौन सा था? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई एम डिवाइड बाय द एच स्क्वायर e माइनस v into साइन इक्वल टू 0. दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए सॉल्व किया गया, तो नेचुरल फॉर्म में कुछ नंबर मिली। इस मॉडल को हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा। तो उस नंबर को क्या नाम देंगे? अरे भाई वही नाम देंगे, क्वांटम नंबर। अभी आपसे पूछेगा कौन पढ़ा रहा है आपको, तो आप कहेंगे ये सर। इसका मीन्स है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सॉल्व किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, तो जो नंबर मिले इसको नाम क्या दिया? क्वांटम नंबर। कौन कौन सी नंबर मिली आगे बोलेंगे, एन, एल एंड स्मॉल एम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अहम थे साइन स्क्वायर। आपका जब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस की स्टडी की गई, तो इसको आपने क्या नाम दिया था? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिग्निफिकेंस नहीं होता, सबको मालूम है, साउंड और लाइट में। किसका सिग्निफिकेंस होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे मिलती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, इंटेंसिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एम्पलीट्यूड भी महत्व नहीं रखता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? द प्लेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इज अ मैक्सिमम, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। द प्लेस where is the finding of the electrons probability is a maximum, the intensity is a higher. Intensity low का means क्या है? Where is the finding of electrons probability is a minimum.
इसका मीन्स है कि अगर आप साइन स्क्वायर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को शो करेगा। इंटेंसिटी क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। थोड़ा आगे चलते हैं। क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या करते हैं? 3 क्वांटम नंबर मिली, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये करते क्या है? The quantum number which describe energy of the electron in atom, information about the shape and orientation of the most probable distribution of electron around the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कितनी एनर्जी है, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम है, क्या उसका एरिया है जहां उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये सब बताने के लिए नंबर चाहिए थे ना। उसको क्या नाम दिया गया? क्वांटम नंबर। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है तो इसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। ये सब हमने बोला है, जनरल बोला है, अब उसको पॉइंट में बोलेंगे तो फीचर्स हो जाएंगे। क्या फीचर्स है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज अ क्वांटाइज। हमने उस दिन भी कहा था व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एनर्जी ऑफ क्वांटाइज। दैट मीन्स इज, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एनर्जी 1311.8 किलो पर मोल है। इसके बाद ये सेकंड एनर्जी सेल है, या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा या सेकंड एनर्जी लेवल में होगा। बीच में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। यानी या तो ये एनर्जी लेवल है या इसके बाद पहला क्या है -1311.8 किलो जूल पर मोल, दूसरा क्या है -327.9। इसके बीच में क्या संभावना है? नहीं है। कैसे? जैसे आप सीढ़ी को लेते हैं, आप कहते हैं पहला स्टेप हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, या तो आप फर्स्ट स्टेप पे होंगे या सेकंड पे होंगे या थर्ड पे होंगे। क्या 1 और 2 के बीच में संभावना है? आंसर नो। दैट इज ऑल। अब इसको शब्द बोलना था, नो ना बोल के क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। द एक्सिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज उसका रिजल्ट है क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। What the exact position and velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. एक साथ आप दोनों को नहीं निकाल सकते, पोजीशन और वेलोसिटी को। An atomic orbital has wave function sin. There are many orbital in atom. आपने जब इसको सॉल्व किया तो साइन की बहुत सी वैल्यू निकली, जितनी साइन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या निकला? ऑर्बिटल निकला। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैज डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जिसकी एनर्जी डेफिनेट होगी। नंबर नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। कहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वी आर रिप्रेजेंट बाय द साइन स्क्वायर। At the point it is known as the probability density is always positive. प्रोबेबिलिटी जो है संभावना है पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, लेकिन साइन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इज द इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबल विल बी फाउंड। फिर से सुनिए, the probability of finding electron at a point within an atom is proportional to square of the orbital wave function sin square. At that point, it is known as a probability density and is always positive from the value of sin square at different point. Within an atom, it is possible to predict the energy around the nucleus where electron most probably will be found. इसका मीन्स है, इसका क्या मीन्स निकला बेटा? कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की एक संभावना है। तो संभावना क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन आपका रहता है उसको आपने क्या नाम दे दिया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक ऐसा एरिया है वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज अ मैक्सिमम। तो हमारे पास बहुत से कैरेक्टर आ गए। कौन कौन से कैरेक्टर आ गए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में? दो तो आपको मालूम ही चल गए, एक एम्पलीट्यूड और एक कौन सा है? क्या थे? इंटेंसिटी। ठीक है ना? इंटेंसिटी में यदि हम वॉल्यूम को भी ले लें तो एक कैरेक्टर और आ जाएगा, वॉल्यूम। दूसरा क्या है?
अरे भाई पाए जाने की संभावना है तो कहां न्यूक्लियस से कितना पास है कितना दूर है, देखते हैं। साइन वेव फंक्शन आर रेडियस। तो न्यूक्लियस से जब दूर जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, सिंपल बात करें ना, कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसे होगा, ये किसके लिए है, 1s के लिए। सेकंड किसके लिए बना रहे हैं हम, 2s के लिए। यहां पर क्या वेव फंक्शन, ये क्या है r। सबसे ज्यादा कहां होगा इलेक्ट्रॉन्स, नियर टू न्यूक्लियस। सॉरी, नियर टू न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होगा, इसका मीन्स क्या है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। यानी ये वो पॉइंट है जहां वैल्यू 0 है। इसका मीन्स है कि यहां से थोड़ा दूर गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जब कम होती जाएगी तो एक एरिया ऐसा निकला जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप कह देंगे सर 0 है। इसका मीन्स है दैट इज अ नोड, इसको रेडियल नोड कहते हैं। वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी इज अ 0। कितनी है, 0 है। अगर ये साइन प्लस का है तो ये साइन किसका होगा, माइनस का होगा। और आगे चलते हैं, अब ग्राफ को लेते हैं हम। 2 में s भी होता है और 2 में p भी होता है, चलो उसके लिए बनाते हैं। तो 2p के लिए p क्या है अपने आप आ जाएगा। ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फिर क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये क्या है साइन, ये क्या है r। प्रॉब्लम क्या है दूसरे ग्राफ बनाने की, प्रॉब्लम ये है कि साइन है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्लस वैल्यू भी होती है, इसमें माइनस वैल्यू भी होती है, लेकिन इसकी स्क्वायर में इंटेंसिटी में 0 तो हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता। फिर आगे बोलते हैं 1s में कोई नोड नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन सब जगह पाया जा रहा है। 2s में एक नोड है, देखो ये निकल के आई है नोड, ठीक है। 2p में कोई नोड नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। लेकिन हम बार बार आपसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जबकि क्या है वेव फंक्शन है। इसका मीन्स है अगला हमें जो टॉपिक लेना पड़ेगा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ बन जाएगा। अभी रेडियल ग्राफ बनाता है। यहां पर क्या लेंगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज अ वॉल्यूम और एरिया वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी इज अ मैक्सिमम। 1s के लिए कैसा ग्राफ होगा, सेम ग्राफ होगा। 2s के लिए कैसा ग्राफ होगा, 2s में यहां पर क्या आया था, एक नोड आया था, देख लीजिए। माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो सब बोल देंगे सर प्लस होता है। इसका मीन्स 0, ये माइनस की वैल्यू क्या होगी, प्लस। ये किसके लिए ग्राफ हो गया, 2s के लिए। 1s अनदर इज 2s। अब कौन सा है, 2p। 2p के लिए क्या होगा, आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स, पहले क्या है न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है 2p में, तो दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना p एरिया में ज्यादा होती जाएगी। एक निश्चित डिस्टेंस होगी, उसके बाद क्या होगी, कम होती जाएगी। ये किसके लिए ग्राफ है, इंटेंसिटी, रेडियस एंड 2p। यानी यहां 2s में एक नोड आ गई जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आंसर 0। इसको क्या नाम देंगे, रेडियल नोड। अब
अब आता है कि हम उसको वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर दें, तो वॉल्यूम को इंक्लूड करते रहे, ठीक है ना। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका नाम क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स ग्राफ हो गया, उसके बीच में ग्राफ किसके किसके, फंक्शन मीन्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 1s के लिए सेम, ये इस प्रकार का आगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, वन एस, 2s एंड 2, ये 1s का हो गया। 2s में न्यूक्लियस के पास तो पाया नहीं जाएगा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड आता है ना, तो ये यहाँ बहुत कम रहेगा, फिर यहाँ बढ़ जाएगा। 2p न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, बढ़ता जाएगा, एक पीक के बाद फिर क्या होगा, घट जाएगा। ये किसकी ग्राफ है, 4 पाई आर स्क्वायर साइन एंड रेडियस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ये, है ना, कि किस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, 1s के लिए, 2s एंड 2p के लिए। यानी इससे मालूम चल जाएगा कि 1s में न्यूक्लियस के पास रहता है, ठीक है, 2s में न्यूक्लियस के पास संभावना कम है, और इसके बाद थोड़ी बढ़ती और घटती है, लेकिन एक एरिया ऐसा आता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और 2p में न्यूक्लियस के पास तो रहेगा नहीं, है ना, तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद कम होने लगेगा। यानी हम एक एरिया में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना को दर्शाते हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर रखते हैं, देखिए ये आपका न्यूक्लियस। बोर्ड ने क्या कहा था, उस बोर्ड कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग बोर्ड कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पथ। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, चलिए घूमने दो, लेकिन बोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ये पथ है, इस पथ की में ही घूमेगा, न इससे दूर जाएगा न इससे पास आएगा। जैसे पृथ्वी होती ना तो सूर्य के पास जाती ना सूर्य से दूर जाती है। लेकिन अब वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो किस पे बेस्ड था, डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जब सॉल्व किया तो प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम उसने को जब सॉल्व किया गया तो आपके बहुत से रिजल्ट है, वो रिजल्ट चल रहे हैं 1s 2s 2p। उसके बाद ये पिक्चर आती है। अब हम कहेंगे कि आप पहले बोर्ड कहेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन आज क्या बोला जाता है, द एरिया वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ the area or volume where is the finding of probability of electrons is represented by the orbital। आजकल किससे प्रदर्शित की जाती है, ऑर्बिटल से। पहले ये क्या बना है, ऑर्बिटल, ये बेसिक डिफरेंस है। ये ऑर्बिट है, ये क्या ऑर्बिटल, ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का एरिया। अब देखिए हमने इस डॉट को यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो आप दोनों डायग्राम को अंतर से देखिएगा ध्यान से, क्या अंतर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर एक जगह बहुत डार्कनेस आ रही है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, और दूसरी जगह छोटे छोटे पॉइंट थोड़ा क्या है, फैले हुए हैं। इसका अर्थ क्या निकलेगा, आप ये कहेंगे सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई क्लाउड बन गया हो, इसका मीन से इलेक्ट्रॉन इसके चारों बहुत तेजी से घूम रहा है क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज कर दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे अब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए कम होती जा रही है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये 95% ये वो एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन ये भी संभावना है कि जो आपका ऑर्बिट नाम दे दिया बोर्ड के अकॉर्डिंग, इस जो एरिया आपने बना दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस समय के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाए, इस एरिया के इस बाउंड्री के बाहर। यानी इस बाउंड्री के बाहर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी पिक्चर को आपने ड्रा कर दिया। पिक्चर कैसे बनी, आपने नहीं बनाई, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा दिखा, कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है,
गोलाकार दिख रहा है, तो आपने उससे कह दिया सर ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है जैसे सर्किल बनाए हुए हो, तो उसको क्या नाम दिया गया, एस ऑर्बिटल। समझ लीजिए किस प्रकार से ऑर्बिटल का ओरिजिन हुआ, शेप का। एक क्लाउड जैसा बना, सर्कुलर जैसा दिख रहा है, तो आपने कह दिया सर ये सर्कुलर क्लाउड है, यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 95% है, सर्कुलर शेप में है। अब नाम देना था तो क्या नाम दे दिया, एस ऑर्बिटल। तो ऐसे पी होंगे, कुछ डी होंगे। अब आते हैं when the Schrödinger wave equation explain or solve for hydrogen-like ions. Schrödinger obtain three number, that is called quantum number. One is a principal quantum number, second is a azimuthal, and third is a magnetic quantum number. Atomic model can be specified by a given their corresponding energy. Corresponding energy मीन्स आपको जब इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्क्राइब कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसा ले लिया जिसके अकॉर्डिंग उसको आपने इसका मीन्स है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आउटपुट क्या है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस को लेकर जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो तीन क्वांटम नंबर मिले, तीन नंबर मिली मीन्स 3, उसको क्वांटम नंबर कहा गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज द azimuthal quantum number, next is the magnetic quantum number। फिर इसके बाद atomic orbital can be specified by a giving their corresponding energy and angular momentum। एनर्जी को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, azimuthal quantum number which are quantized। quantized हम समझा चुके हैं। The quantized value can be expressed in terms of quantum number। These are used to get complete information about electron, its location, energy, spin, etc। जैसे पोस्टल एड्रेस होता है, जब आप किसी को पोस्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट एड्रेस देते हैं, उसका नाम क्या है, उसका मकान नंबर क्या है, उसका वार्ड क्या है, उसका जिला कौन सा है, प्रदेश, और उसके बाद पिन कोड नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की नीड होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वर्ड कॉन्सेप्ट का जो है, वर्ड कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर डेफिनेट एनर्जी की लेवल होती है जिसको एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट कहते हैं। इनके सिंबल था के, एल, एम, एन। वैल्यू कितनी थी, 1, 2, 3, 4। तो जो 1, 2, 3, 4 का है यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किसी सेल की कितनी एनर्जी है, जैसे हाइड्रोजन में आपने एक्सप्लेन किया था कितनी एनर्जी थी, एन की वैल्यू यदि 1 मान लें तो एनर्जी कितनी थी, किलो जूल पर मोल। अगर हम एन की वैल्यू को 2 मान लें तब कितना हो जाए, 327.9 किलो जूल पर मोल। इसका मीन्स है कि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड की, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा किसकी होगी, फोर्थ एनर्जी लेवल की होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में उसकी कितनी एनर्जी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल आर सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। It is denoted by the letter N, and can have any integral value except 0। 0 के तहत कोई वैल्यू हो सकती है, एक्सेप्शन है।
जीरो नहीं होती है। 1 2 3 4 द वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी सेल आर आल्सो designated by letter K, L, M, N, O, P starting from the nucleus। कहां से शुरू होता है? न्यूक्लियस से शुरू होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिल गई है, कितना डिस्टेंस पर है वो मालूम चल गया, किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्या क्या? एनर्जी एंड रेडियस। अब आता है उससे था एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। वर्ड कॉन्सेप्ट को जब हमने एक्सप्लेन किया तो फार्मूला आया था ना, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। azimuthal are subsidiary are orbital angular quantum number। azimuthal quantum number, subsidiary quantum number are orbital angular quantum number। उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। It is found that the spectra of the element contain not only the main line but there are many fine line also present। याद होगा आपको जब हमने वर्ड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, फेलियर निकले थे, क्या क्या थे? When the spectral line travel from the applied electrical field, it split more than one line। एक और था आपका Z1 effect। When the spectral line pass from the applied magnetic field, it split in a more than one line। स्टार्क इफेक्ट और Z1 इफेक्ट से ये मालूम चलता है कि एक लाइन भी फाइन लाइन से कंपोज हुई है। कैसे? आप कह रहे हो कि बहुत कुछ बोले, नहीं कुछ नहीं बोले भाई। जैसे आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजरने देते हैं, क्या होता है? द व्हाइट लाइट स्प्लिट इन अ 7 कलर। वैसे ही एक स्पेक्ट्रल लाइन को हमने Z1 इफेक्ट देखा, मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने दिया, मोर देन वन लाइन में स्प्लिट हो गई। स्टार्क इफेक्ट है, एक स्पेक्ट्रल लाइन को हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की और उससे गुजरने दिया, मोर देन वन लाइन में स्प्लिट हो गई। It is found that the spectra of the element contain not only the main line but there are many fine line also present। This number help to explain the fine line of the spectrum। वो जो स्प्लिट हुई है उसको समझाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, सिंबल इज N। The azimuthal quantum number gives the following information। क्या क्या पता चलता है? The number of subcell present in the main cell। किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को रिप्रेजेंट करती है, कितनी सबसेल होती है। जैसे आपने कहा 11th क्लास के हैं, 2 सेक्शन हो सकते हैं, 11th ए 11th बी। स्कूल बड़ा होगा 3 सेक्शन होंगे, 11th ए 11th बी 11th सी, और भी ना हो सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबसेल। वो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में है सबसेल में, उसका कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल, और जो एनर्जी लेवल है वह सब एनर्जी लेवल से मिलकर बना है। उस सब एनर्जी लेवल की एनर्जी का लेवल क्या है? सब सेल का एनर्जी लेवल क्या है? द शेप ऑफ द वेरियस सबसेल प्रेजेंट विथ इन द सेम प्रिंसिपल नंबर। किसी प्रिंसिपल नंबर्स मींस एनर्जी लेवल में जो सब एनर्जी लेवल होती हैं, जैसे क्लास के सेक्शन होते हैं, वैसी एनर्जी लेवल के सब एनर्जी लेवल होते हैं, उसका शेप क्या है? कौन समझाएगा? azimuthal quantum number। This quantum number is denoted by the letter N। For a given value of N, it can have any value ranging from 0 to N minus 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके N minus 1 के बीच में होगी। आगे चलते हैं। वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 3 4। नोटेशन ऑफ द सबसेल 0 वैल्यू है ना, सिंबल एस हो जाएगा। वैल्यू 1 सिंबल हो जाएगा आपका P। वैल्यू 2 सिंबल हो गया D। वैल्यू कौन सी होगी? 3 सिंबल क्या होगा? F। 4 है तो क्या हो जाएगा? G। 5 है तो कितना हो जाएगा? H। अब आप सोच रहे होंगे SPDF कहां से आए? स्पेक्ट्रम को जब एक्सप्लेन किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइन की जब इंफॉर्मेशन मिली और उसको जब एक्सप्लेन किया गया तो कुछ शब्द निकले, जैसे शार्प, प्रिंसिपल मींस कहते हैं कि भाई ये चीज है तो प्रिंसिपल बन गया। डिफ्यूज बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया।
उसी के अकॉर्डिंग 0 वैल्यू है तो S कह दिया गया, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F कह दिया गया। अब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम मान के चले n है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल L है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 है, यानी आपने n की वैल्यू 1 ली, तो L कितना होगा, कैसे निकालते हैं, n-1, 1 में से 1 गया 0। अरे 0 मीन्स वो 0 नहीं कि कुछ नहीं है, 0 इज अ वैल्यू, ये वैल्यू है, इसका सिंबल क्या है, S। अगर आपने कह दिया सर n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। 0 के लिए क्या है S, 1 के लिए क्या था P। अब आपने कह दिया नहीं सर n की वैल्यू में 3 चाहिए, तब क्या होगा, तब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होंगी, 3 माइनस 1 2, नहीं, कहां से शुरू होगा, 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा, 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए D। अगर आपने कह दिया सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो कितनी सब एनर्जी लेवल होंगी, देखते हैं, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3, नहीं, पहले 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा। इसका क्या मीन्स निकला, इसका मीन्स बेटा बहुत अब इजी बोल रहे, इसको सुनना। फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसमें एक ही सब एनर्जी लेवल है, उसको हम 0 कह सकते हैं वैल्यू, या सिंबल कह सकते हैं S, न्यूक्लियस के बाद पहली से। अब सेकंड सेल, सेकंड सेल है, उसमें कितनी सब सेल होंगी, 2 होंगी, एक की वैल्यू 0, सेकंड की वैल्यू 1, या सिंबल क्या होगा 2s, दूसरे का सिंबल क्या है P, तो 2p, यानी सेकंड सेल में 2 सब सेल होती है, 2s 2p। अब आपने कहा सर n की वैल्यू तो 3 है, अब इसमें कितनी सब सेल होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2, या s p और d, 3s 3p 3d। अब आपने कहा सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, कितनी सब सेल होंगी, सब एनर्जी लेवल होंगे, 4 होंगे, कौन से, वैल्यू 0 1 2 3, या सिंबल S P D, और कौन सा होता है 3 के लिए F, 4S 4P 4D और लास्ट वन 4F। यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब एनर्जी होती है 1s, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सब एनर्जी लेवल होती है, कौन सी 2s 2p, थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब सेल होती है 3s 3p 3d, और फोर्थ एनर्जी लेवल में 4 सब सेल होती है 4s 4p 4d, लास्ट वन इज 4f। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अब तो आपकी सेल थी, फिर क्या था सब सेल, L हो गया। अब क्या आएगा, वह प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है, सेल तो एक एरिया है, इलेक्ट्रॉन कहां है, सब सेल में होगा, सब सेल में कहां है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, इट इज अ प्लेस इन अ एटम वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम। अब हम उस एरिया की बात करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, सेल के अंदर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिटल। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सिंबल इज अ M। The magnetic orbital quantum number determine the number of preferred orientation of the electron present in a subcell। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स उस सबसेल में उसके ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने का मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की आवश्यकता थी। Since each orientation corresponding to an orbital, जो उसका ओरिएंटेशन आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, वही ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करेगा। Therefore, the magnetic orbital quantum number determine the number of orbital present in any subcell। तो जो ओरिएंटेशन से ऑर्बिटल निकला, वो ऑर्बिटल कहां होगा, सेल के अंदर, सबसेल थी और सबसेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ orbital present in any subcell। The magnetic quantum number is denoted by the letter M, and for the given value of L, it can have all the value ranging from -L, 0 and +L।
m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होती है? प्लस एल जीरो सॉरी माइनस एल जीरो प्लस एल माइनस एल जीरो एंड प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, यहां जीरो भी वैल्यू आएगी। 10 फॉर एनर्जी वैल्यू ऑफ एल m हैज 2l प्लस 1। बस एक एग्जांपल लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। n की वैल्यू कितना है, कितना मान लें? चलिए आप स्टार्टिंग करते हो 1 मान लिया। l कितना होगा? 0 होगा। m कितना होगा? m डिपेंड ऑन द l कितना? माइनस एल जीरो एंड प्लस एल। तो n की वैल्यू को 1 मानते हैं। l की वैल्यू कितनी होगी? n माइनस 1 तो कितना आएगा? 0। m कितना होगा? अरे भाई जीरो का ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो जीरो का जीरो। यानी फर्स्ट सेल में एक सब सेल होती है s, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है वह s है। सेकंड n की वैल्यू कितनी है? 2। l की वैल्यू कितनी होगी? 2 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 1। देखो उसके पहले क्या होगा? जीरो। जीरो का ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, जीरो। 1 का माइनस 1 जीरो एंड प्लस 1। इसका मतलब है 2 सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सब एनर्जी लेवल है 2s एंड 2p। 2s s मींस फॉर 0, p फॉर 1। 2s 2p s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं माइनस 1 0 एंड प्लस 1। फिर आपने कह दिया सर हमने अब n की वैल्यू कितनी ले ली है? 3। अब क्या होगा देखते? 3 को आप 1 में माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 2 के पहले क्या होगा? 0 फिर 1 और फिर क्या आएगा? 2। ठीक है। अब लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पर कितनी होती है? माइनस एल जीरो एंड प्लस एल। जीरो का ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, तो 3s में एक ही ऑर्बिटल है, 1 वैल्यू है, p सिंबल है। अब क्या अर्थ निकलेगा? क्या निकलेगा? p यानी सब सेल है थर्ड एनर्जी लेवल की, उसकी वैल्यू 1 है। तो 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? सब बस माइनस 1 0 प्लस 1। अब आगे चलते m। अब आपका नेक्स्ट आता है SPD। तो 2 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? माइनस एल 0 प्लस एल। 2 है तो कितना होगा? माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2। क्या मीन्स निकला? थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब एनर्जी लेवल होती है, 3s 3p 3d। 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसकी वैल्यू 0 है। 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं माइनस 1 0 प्लस 1। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2। लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जब हम शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन को और मैकेनिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, उस वक्त स्पिन क्वांटम नंबर नहीं आया। स्पिन क्वांटम नंबर को 1925 में जॉर्ज एहलेनबेक एंड सैमुअल गोल्ड स्मिथ, जॉर्ज एहलेनबेक एंड सैमुअल गोल्ड स्मिथ ने 1925 में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद न्यू क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की आवश्यकता क्यों हुई? अरे भाई आप लोग भी कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है, फिर आप कहते हैं अपने एक्स पे घूमती है, तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब वो मोशन में होती है
या तो क्लॉकवाइज होगा या उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उसने कहा क्लॉकवाइज है, इतना नहीं सर लिखे सिंबल, उसने कहा ऊपर साइन बना दो। अब आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन क्या बना दो, माइनस, मींस एरो साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दो। तो ये तो सिंबल हो गया ना, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो। फिर आपने कहा नहीं सर, अभी तो वैल्यू की बात चल रही थी, 1 कहीं 0 था, कहीं पर आपने बोल दिया हमसे -1 +1, तो इसका क्या होगा। क्लॉकवाइज के लिए कहा गया +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, क्लॉकवाइज +1/2, एंटी क्लॉकवाइज -1/2। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम आ जाता है, वो कितना होगा, h/2π√s(s+1)। यानी जब इलेक्ट्रॉन आपका स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें कितना, क्योंकि ये है ना कि जब कोई चार्ज बॉडी मोशन में होती है तो उसमें स्लाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, कितना होगा h/2π√s(s+1)। थोड़ा और आगे चलती है, ये तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो गया। आपका एक चल रहा था कौन सा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब इलेक्ट्रॉन और किसमें होता है, सब सेल में होता है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला h/2π यहाँ l होगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है वो दो वजह से आती है, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, दूसरा किस वजह से आती है, स्पिन की वजह से ना। ऑर्बिटल मींस वो न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, स्पिन मींस वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो उससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। सब वो अपने एक्सिस पे घूमेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सब स्पिन मोमेंटम निकलेगा। कैसे निकलेगा आपने देख लिया, h/2π√s inside of bracket s+1. This quantum number help to explain the magnetic properties of the substance. A spinning electron we have like a micromagnet with a definite magnetic moment. If an orbital contain two electrons, the two magnetic moment oppose and cancel each other. This quantum number help to explain the magnetic properties of the substance. आप कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, कौन समझाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। A spinning electron we have like a micromagnet, tiny magnet with a definite magnetic moment. If an orbital contain two electrons, अब उसने कहा दो प्रकार के स्पिन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक या तो क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इससे ये मालूम चल गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो +1/2 -1/2 आंसर कितना आ जाएगा, 0। दे आर कैंसिल टू ईच अदर। कब, जब उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा आगे चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है तो l कितना होगा, 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा, m कितना होगा, 0 का ना माइनस होता है ना प्लस होता है, 0 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे ना, तो 1 s सबसेल, s ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2। अब समझ में आया 1s2 क्यों लिखते हैं। सेकंड केस सेल, कितने सबसेल होंगे, s एंड p, s में कितना ऑर्बिटल होगा, s ही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, 2s2। सेकंड सेल में कौन सी सबसेल होती है, 2p होती है। 2p में कितने कितने होते हैं, 3 -1 0 +1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
एक ऑर्बिटल में 2 तो 3 में कितने होंगे 6, तो क्या लिखा जा सकता है मैक्सिमम 2p6, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। अगला कौन सा है थर्ड एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होंगे 3s 3p 3d। s का 0 ऑर्बिटल मींस s की वैल्यू 0, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो लिखा जाएगा 3s2। p में कितने ऑर्बिटल होंगे -1 0 +1 3 ऑर्बिटल होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू कितनी होगी 3p6। अब आया थर्ड सेल में कौन सा बच्चा है डी बच्चा है 3d सबसे। डी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 2 -2 -1 -2 -1 0 1 2। क्लियर। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 10, तो 3d10। अब समझ में आया 1 क्या लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s क्या लिखा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये 2 क्या लिखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर सुन लीजिए 1 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 2 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेप ऑफ s ऑर्बिटल, ये अभी हमने आपको समझा दिया था। ये कौन कौन से ग्राफ है, एक एम्पलीट्यूड मींस वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सेकंड क्या था रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 4πr² साइन स्क्वायर, और किसके बीच ग्राफ खींचा जाता है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इसको जब ग्राफ स्टडी किया गया तो शेप एस का कैसा निकला स्फेरिकल है ना। सेकंड 1s भी स्फेरिकल है, 2s भी कैसा होता है स्फेरिकल होता है। यानी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग इसके शेप को डिफाइन किया गया। एस कैसा होगा स्फेरिकल, 2s कैसा है स्फेरिकल। स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, ये वो प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। इसी को क्या बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है ना। और इससे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगी घटती जाएगी। तो ये है वो नोड जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। नेक्स्ट 3s है, 3s है तो क्या होगा इसमें कितनी नोड होंगी 2 होंगी। इसका मतलब फार्मूला बन गया 2s में 1 था 3s में 2 है, तो फार्मूला क्या निकलेगा n-1 3 - 1 = 2। देखिए कहां कहां पर है फर्स्ट नोड, और ये कौन सी हो जाएगी सेकंड नोड जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। और न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो क्या हो रहा है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीज। और ये कौन सी है एवरेज लिखा है मींस काफी दूर तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे जो आपसे बोले थे नोड द स्फेरिकल एम्प्टी सेल और 2s इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंपली नोड। p कैसा होता है होता है इसकी पहले वैल्यू देखना पड़ेगी -1 0 +1। ठीक है ना, ये वैल्यू है। सिंबल क्या है px py pz। ठीक है ना। p ऑर्बिटल कैसा होता है डंबल शेप का होता है, डंबल किसने नहीं देखा। ठीक है ना। px का मतलब क्या है, अरे भाई px का मतलब है कि जो नोड है वो कहां पर होगा x एक्सिस पे होगा। देखो एक्सिस ये है तो नोड कहां पर है x एक्सिस पर है, देखो यहां पर है ये दिख रहा है। पी वाई का मतलब क्या है डंबल में 2 लोब होते हैं ना 1 और 2, लोब कहां पर होंगे y एक्सिस पर होंगे। पी जेड का क्या मीन्स है लोब कहां पर होंगे z एक्सिस पर होंगे। ठीक है ना। फिर सुन लीजिए -1 0 +1 3 ऑर्बिटल होंगे, ये वैल्यू है। सिंबल क्या है px
पी वाई, सिंबल क्या है इसके, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। मीन्स क्या है पी एक्स का, डंबल के दोनों लोग कहाँ होंगे, एक्स पर। पी वाई का मीन्स क्या है, डंबल के दोनों लोग कहाँ होंगे, वाई पर। पी जेड का मीन्स क्या है, डंबल के दोनों लोग कहाँ पर होंगे, जेड पर होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये पहला लोब हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये डंबल का दूसरा लोब हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। यानी प्लेन नोड हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है। ये नोड हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती है, यही लिखा होगा। द जनरल शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल इज अ डंबल शेप consisting of two partition now as lobe। इनको क्या नाम देते हैं हम लोग, लोब कहते हैं। Moreover, there is a plane passing through the nucleus along which finding of the electron density is almost nil। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पाए जाने की संभावना नील है। फिर देखिए moreover there is a plane passing through the nucleus, एक प्लेन बनता है जो न्यूक्लियस होकर गुजरता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नील होती है। there is called नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट इज अ 0। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एफ बेटा है ना, पाए जाने की संभावना नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। वहां रेडियल नोड था। अब आपका डी आ गया। डी के लिए कितनी वैल्यू थी, 2। एम की वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, 1 और 2। ये तो वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर सिंबल क्या है, सिंबल देखते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड नंबर 2, नंबर 3 डी वाई जेड नंबर 4, डी जेड स्क्वायर नंबर 5, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसका मीन्स क्या है, 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्या मीन्स है, देखो यहाँ पर जो लोब हैं ये क्या कहलाते हैं, लोब कहलाते हैं ना। ये लोब कहाँ पर हैं, एक्सिस के बीच में, एक्स वाई, वाई जेड और जेड वाई। तो यहाँ पर जो एक शेप है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ऑलमोस्ट इज सिमिलर। किस मीन्स में हम सिमिलर कह रहे हैं, इस मीन्स में सिमिलर कह रहे हैं क्योंकि इनके लोग कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आपका सेकंड है। इसमें और दोनों, इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर लोग कहां पर हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर हैं। किसमें, डी 3d एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और नेक्स्ट इज डी जेड स्क्वायर 3d एक्स स्क्वायर। दो लोग एक्स पर हैं, डैश वाई स्क्वायर, दो लोग कहां पर, वाई पर हैं। नेक्स्ट क्या है, 3d जेड स्क्वायर, मीन्स लोग कहां पर है, जेड पर है। यानी दो आपके पैटर्न हैं। पहला पैटर्न क्या है, जहां पर लोग बिटवीन द एक्सिस है। दूसरा पैटर्न क्या है, जहां पर लोग ऑन द एक्सिस हैं। तो जहां पर लोग बिटवीन द एक्सिस हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नाम रखा है, T2G। और जहां पर लोग कहां हैं, ऑन द एक्सिस है, यहां तो बिटवीन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, वो कौन से कहलाते हैं, EG, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल 5 टाइप के हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एफ ऑर्बिटल कितना होता है, एफ की वैल्यू देखिए कितनी थी, यहां पर सॉल्व कर दे रहे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो एन कितना, यहां लिखते, अच्छा ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो एल कितना हो जाएगा, n-1 कितना आएगा, 3, उसके पहले 2, उसके पहले 1, उसके पहले 0। 0 का ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0 +1, 2 के लिए कितनी होगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 के लिए कितनी होगी,
-3, -2, -1, 0, 1, 2 और कौन सी है 3। इसका मतलब है f में सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। f क्यों कह रहे, 0 के लिए सिंबल क्या है s, 1 के लिए सिंबल क्या है p, 2 के लिए सिंबल क्या है d और 3 के लिए सिंबल क्या है f। कितनी वैल्यू होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी 7 ऑर्बिटल होंगे। उन 7 के वैल्यू है तो सिंबल क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, एफ वाई ब्रैकेट वाई स्क्वायर डैश 3x स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और एफ वाई जेड स्क्वायर। इसका मीन्स है एफ का शेप सिंपल नहीं है, कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड फंडामेंटल। एंड थैंक यू।